नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पद के रूप में भगवंत मान ने शपथ ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल बनवारी लाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस दौरान मंच पर मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। ये वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी। राज्यपाल बनवारी लाल ने पद और गोपनीयता की शपथ भगवंत मान को दिलाई और अब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भगवंत मान ने। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर हासिल की। चुनावों के दौरान सबसे बड़ी पार्टी और साथ ही सरकार अब बनाई गई है आम आदमी पार्टी की। हालांकि आम आदमी पार्टी का जलवा ऐसा रहा कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया करते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस दौरान नजर आई। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और आज शपथ ग्रहण की गई। आज सरकार बन गई है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की। तो एक बड़ा जलवा देखने को मिला आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर और आज भगवंत मान शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है भगवंत मान ने। राज्यपाल बनवारी लाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने करतੱਵਾਂ ਨੂੰ वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून ਨੂੰ अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाए उसके कि अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने करतੱਵਾਂ के ठीक निभाने जिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। इनकलाब जिंदाबाद। बनवारी लाल ने भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खटकड़ कला में ये पूरा शपथ का कार्यक्रम रखा गया और इस दौरान मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नजर आए। वो भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे और तमाम लोग भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे जब भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो एक बड़ा जलवा दिखाया आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर और इस दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मंच पर मौजूद रहे। और चलिए रुक करते हैं इसकी एक और बड़ी खबर का। आपसे कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और इस दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल और शपथ को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आज बैठक होगी और बैठक में चर्चा होगी। और इस बैठक में जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे, बीएल संतोष होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो न्यूज इंडिया के पास खबर आ रही है वो ये कि 21 तारीख को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर कौन कौन से वो ऐसे नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। तो देखना होगा कि इस बार योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे।
और जातियों के हिसाब से जो संभावित नाम है वो आपको बता दें। ठाकुर के अगर हिसाब से देखा जाए तो राजेश्वर सिंह शामिल हो सकते हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, दयाशंकर सिंह भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अदिति सिंह हो गई, सूर्य प्रताप शाही हो गए, ये भी नाम हो सकते हैं। अगर जाटव को लेकर देखा जाए तो जाटव में बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण का नाम शामिल हो सकता है। मुस्लिम समाज से मोहसिन रजा का नाम शामिल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में। कुर्मी से स्वतंत्रदेव सिंह और आशीष पटेल जो कि अपना दल एस से हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी जो सहयोगी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे संजय निषाद का नाम सामने आ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम हालांकि चल रहा है। इसके अलावा सतीश महाना, अगर पंजाबियों के हिसाब से देखा जाए तो सतीश महाना का नाम भी चल रहा है। तो ये वो नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जातियों के हिसाब से, जातियों को लेकर के। तो दिल्ली में आज मुलाकात किस किस से होनी, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर एक बैठक है जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और इस बैठक में सीधे तौर पर चर्चा होगी शपथ को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि संभावित नाम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इन संभावित नामों में मोहर किस नाम पर लगती है ये वाकई देखना होगा। और सूत्रों के हवाले से जो न्यूज वन इंडिया के पास खबर आ रही है कि 21 तारीख को शपथ ली जा सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये वाकई देखना होगा। हालांकि आज चर्चा होनी है मंत्रिमंडल को लेकर। वहीं न्यूज वन इंडिया से बोले हैं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। खास बातचीत की है न्यूज वन इंडिया ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद और जातिवाद की जगह नहीं है, पार्टी हाईकमान करेगा फैसला। दिल्ली के यूपी सदन में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से न्यूज वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। और इस दौरान और क्या कुछ कहा है दिनेश शर्मा ने, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी हैं, डिप्टी सीएम हैं। सर, प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला, जितना कयास लगाए जा रहे थे शायद उम्मीदों पर जनता खरी उतरी और आप लोगों पे विश्वास किया। अब मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, किन नामों पे मुहर लगाने वाले? बीजेपी में चर्चा नहीं होती, बीजेपी में निर्देश हुआ करते हैं केंद्रीय नेतृत्व के, और कार्यकर्ता की भूमिका उसके द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं की जाती। कैडर बेस्ड पार्टी है और जो नीति रीति सिद्धांत के अनुसार इसका निष्पादन होता है और जो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से परामर्श करके तय करता है, वो उसका कार्यकर्ता उसको मानता है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, कई नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही जा रही है, किन चेहरों पे आप लोग जिक्र? भविष्य के गर्त में है आपका प्रश्न, और मैं समझता हूं कि एक कॉमन चीज़ें 2017 के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में आपने देखी होगी। संकल्प पत्र को पूरी करने की क्षमता के साथ उसका प्रयोग करने की उत्कंठा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, व्यक्ति की तत्परता के साथ कार्यों के निष्पादन करने की क्षमता और जनता के प्रति जवाबदेहिता के साथ साथ एक प्रकार से जो संकल्प पत्र है उसके प्रत्येक बिंदु को पूरा करने के साथ सभी वर्ग स्थानों को स्थान दिया जाना, ये एक मंत्रिमंडल कभी भी गठन हो तो ये सारे बिंदुओं को देखा जाता है, उसके आधार पर होता है। ब्राह्मणों ने भी आपकी बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पे डिप्टी सीएम का नाम आपका भी चल रहा है, लगता है सर कि एक बार फिर पार्टी आपको मौका दे रही है, आप बनने जा रहे हैं? देखो, आपको बीजेपी के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इनके आधार पर सोचने वाली पार्टियां विपक्ष की पार्टियां हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबके लिए प्रयास, इसके साथ, इस ध्येय वाक्य के साथ में काम करती है। जात के आधार पर नहीं, काम के आधार पर काम करती है। और इसमें किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलेगा ये वो निर्धारित नहीं करती, उसके नेतृत्व निर्धारित करता है।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा और कब कौन डिप्टी सीएम। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में बुलडोजर रिपेयर होकर एक बार फिर से अपराधियों पर चढ़ाई कर रहा है। दरअसल मेरठ में कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला है। एसपी सिटी ने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों को कमजोर करने के लिए पुलिस लगातार बदन सिंह के करीबियों पर कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। वेस्टर्न यूपी के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की करीबियों की संपत्ति पर कल मेरठ के अंदर बुलडोजर चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनने के बाद मेरठ के अंदर सबसे पहले योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ देखने को मिला है। पुलिस लगातार बदन सिंह बद्दो की तलाश कर रही है। बीते 3 साल से बदन सिंह बद्दो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार पुलिस की कई टीम जो छानबीन कर रही है, लगातार बद्दो के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो माफिया है बदन सिंह बद्दो पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार जो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एसपी सिटी विनीत भटनागर जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, बदन सिंह बद्दो की कोठी पर जो कल करीबी हैं उनके यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ देखने को मिला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुख्यात अपराधी है ये वांटेड क्रिमिनल है, हमारा भागा हुआ है और हमारी कई टीमें इसकी तलाश में है। इसके जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है इसकी संपत्ति, इसका भवन, ये सभी को कुर्क किया गया था और उसमें धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करी गई थी। इस कार्रवाई के दौरान ये भी जानकारी आई कि बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी जो इनके नाम नहीं थी, परंतु इन्होंने अपने करीबियों के पक्ष में उसका कब्जा करवा दिया अपने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए। ऐसी प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने चिन्हित किया। ये जो संपत्ति है जिस पर कार्रवाई एमडीए ने करी है, इसको काफी दिन पहले हम लोगों ने चिन्हित किया था और ये जानकारी में आया था कि जगन्नाथपुरी थाना टीपी नगर में एक 3000 स्क्वायर मीटर्स का एक पार्क है जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके उन्होंने अपनी उसमें शॉप्स वगैरह और कुछ इस तरीके से निर्माण कर लिया था, जहां से अपनी गतिविधियां चलाते थे। ऐसी प्रॉपर्टीज चिन्हित करी गई है और एमडीए ने उसको ध्वस्त किया है। पुलिस का इस पर एक्टिव सहयोग रहा। इस प्रकार की और प्रॉपर्टीज भी चिन्हित करी गई है। लीगल फ्रेमवर्क में हम जिस तरीके इस अपराधी की कमर तोड़ सकेंगे, हम ये कार्रवाई लगातार अपनी जारी रखेंगे। सर, चुनाव के अंदर जिस तरह से बुलडोजर रिपेयर होने के लिए गया था, उसके बाद अब लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कितनी ऐसी संपत्ति और है बदन सिंह बद्दो की जिनको पुलिस ने चिन्हित किया है? कम से कम 2 ऐसी संपत्तियां और हैं उसी विसिनिटी में, उनको चिन्हित किया गया है। कुछ स्मैक के और नशे के जो अवैध रूप से उसका धंधा करते हैं सौदागर है, उनकी प्रॉपर्टी पे आपको बहुत जल्दी इसमें काफी कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए, साफ तौर पर हमारे साथ थे विनीत भटनागर, एसपी सिटी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते अपराध में कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। सरकार बनने के बाद दोबारा से बुलडोजर रिपेयर होकर के मार्केट में उतर चुका है, क्योंकि जो अपराधी माफिया लगातार सरकार बदलने की सपने देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो साकार नहीं हो पाए। योगी सरकार दोबारा से अपनी सत्ता में आ चुकी है और वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस सरकार के साथ लगातार काम कर रही है और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। मेरे सहयोगी महफूज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट 22 मार्च को सजा भी सुनाएगा। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट का फर्जी पता देकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल करने के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज बलराम दास जायसवाल की कोर्ट में ये दोषी सिद्ध हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल पर फर्जी एड्रेस दिखाकर असलहे का लाइसेंस लेने का गंभीर आरोप था। तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने नगर कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस पूरे मामले में अक्षय प्रताप को दोषी करार दिया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले में सजा भी सुनाई जाएगी। 22 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की अब शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 45,41,000 बच्चों को कोवोवैक्स की डोज दी गई थी और
अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी औपचारिक शुरुआत भी की है। आज सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर पहली बार वैक्सीनेशन कराने वाले नौनिहालों से सीधे रूबरू हुए और इस दौरान लखनऊ में हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी ने लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोविड के खिलाफ जंग को तेजी दी गई, क्योंकि अब जो बारी है वैक्सीन लगने की वो 12 साल से 14 साल के बच्चों की है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने आज सिविल अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन बच्चों को जिनको वैक्सीन लगनी थी बाकायदा उनसे बातचीत की और उनको चॉकलेट लग दी। बेटा आपको वैक्सीन लगी, अभी तक स्कूल जाने में आपको डर लगता होगा, अब कैसा फील कर रहे हैं? अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम वैक्सीनेटेड हो गए तो फिर एकदम मुझे कोई डर नहीं, कोरोना मेरे को हो सकता है, उसकी कोई भी वेरिएंट या कुछ भी उसके एंटीबॉडीज कुछ भी मेरी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे इसका बहुत खुशी है इस बात। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से बात की, क्या कहा आप लोगों से? उन लोग ने पूछा आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा, आप लोग एकदम डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन एकदम सेफ है, आप लोग करवा सकते हैं, बिना डरे आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। निश्चित तौर पर ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक जो वैक्सीन इनको नहीं लगी थी, लेकिन आज इनके भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ना तो उनके लिए कोई दवाइयाँ थी जिससे वो कोविड से लड़ सके, ना तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जी कि वो कोरोना के जंग से। बेटा आपको भी वैक्सीन लगी, मुख्यमंत्री जी ने क्या बात किया? मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि वैक्सीन लग गई आपको, मैंने बोला है सर। तो सर ने कहा कि आपको दर्द तो नहीं हो, मैंने बोला नहीं। चॉकलेट भी दी ना आपको? यस सर, चॉकलेट। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आए, खुद यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया, जायजा लिया बच्चों से और उनसे बातचीत की, कहा कि पूछा भी कि आपको दर्द तो नहीं हुआ, कि आपको कैसा फील कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि अब तक देखा जा रहा था कि बच्चे जो थे वो छोटे बच्चे, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही थी। साथ ही साथ एक व्यवस्था और आज से की गई कि बूस्टर डोज है वो लगना शुरू हो रहा है, बूस्टर डोज लगेगा आज से। निश्चित तौर पर जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको लेकर के भी बूस्टर डोज लगेगा। निश्चित तौर पर अब जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो ये होगी कि लगातार इन पर फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो वैक्सीन है वो लगाई जाए, जल्दी से जल्दी लगाई जाए, जिससे कोविड की इस जंग को जीता जा सके और उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कोविड के खिलाफ जंग लड़ी उसमें कामयाबी पाई जा सके और छोटे जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सके। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी अमित साहनी के साथ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर लुटेरा मिराज अहमद को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद एक सनसनीखेज खुलासा भी किया है। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश ब्लूड ऐप, जो समलैंगिक लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप है, और इसी ऐप के माध्यम से वो लोगों से संपर्क करते थे और डेटिंग के बहाने बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। महाराजगंज अंतर्गत 6 तारीख को एक बाइक और मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी को अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ने वो बाइक सवार 2 लोगों को रुकने के लिए इशारा किया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी भी फायरिंग करके वहाँ से भाग गए। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान दोबारा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए SHO महाराजगंज के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है। जो गिरफ्तार बदमाश है इसका नाम मिराज अहमद पुत्र मोहम्मद आजम, जमीलपुर थाना महाराजगंज का रहने वाला है। इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फ़ोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। महाराजगंज अंतर और आजमगढ़ के बाद अब बात करेंगे औरैया की, जहां पर युवकों को गाड़ी की नंबर प्लेट पर बोल देना पाल साहब आए हैं, ये लिखवाना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल औरैया पुलिस की पैनी नजर पड़ते ही पाल साहब सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने बाइक पर बैठे युवकों को बाइक समेत बंद कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर भी पोस्ट की और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पुलिस की नजर पड़ते ही पाल साहब जेल चले गए हैं और ये तस्वीरें पुलिस की तरफ से ही ट्विटर पर पोस्ट भी की गई हैं। तो इस बाइक के नंबर प्लेट पर लिखा था कि बोल देना पाल साहब आए, और अब पाल साहब जेल भी चले गए हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। वहीं बहराइच के कतरनिया घाट जंगल में आए दिन जमकर हाथी उत्पात मचाते हैं और हाथियों के आतंक से फसलों को भी काफी नुकसान होता रहता है। अब आलम तो यह है कि हाथी चहल पहल वाले इलाकों में भी लोगों पर हमला कर रहे हैं।
ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सड़क पर ही हाथी निकल आए और उत्पात मचाने लगे, जिसको लेकर रास्ते में बस को रोक दिया गया और इसके बाद सभी यात्री बस से नीचे उतर गए। देखते ही देखते इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद इस रास्ते को खाली कराया। तो हाथियों के आतंक से फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो चहल पहल यानी कि जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ा। बहराइच की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर हाथियों का इतना आतंक है कि हाथी आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको बता दें कि बहराइच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथियों का काफी ज्यादा आतंक है और ये हाथी आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और वहीं सपा विधायकों के साथ गैंगस्टर विधानसभा में नजर आए हिस्ट्री शीटर महफूज अख्तर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा विधायक के साथ नजर आया एक गैंगस्टर जिसका नाम है हिस्ट्री शीटर महफूज अख्तर बताया जा रहा है। विधानसभा की ये तस्वीरें इस वक्त जमकर वायरल भी हो रही हैं। अमिताभ वाजपेयी इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा पहुंचा और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर महफूज अख्तर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है महफूज अख्तर जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नजर आए विधानसभा के अंदर। अमिताभ वाजपेयी इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा पहुंचा और ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सपा विधायकों के साथ नजर आया है गैंगस्टर महफूज अख्तर। समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल मसूरी अब जल्द ही हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। सिविल एविएशन के अधिकारियों ने शहर में हेलीपैड और हेलीड्रोन निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है और सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत मसूरी में हवाई सेवा शुरू करना चाहती है। एसडीएम नरेश दुर्गापाल का कहना है कि पर्यटन नगरी में हेलीपैड और हेलीड्रोन का निर्माण कराया जाना है जिसमें 2 से 3 जहाज लैंड कर सकेंगे। मसूरी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, यहाँ हमें एक हेलीपैड और हेलीड्रोम के शक्ल में बनाना है जिस पर 2-3 जहाज भी एक साथ लैंड कर सकें। पर्पज उसका गवर्नमेंट का ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान योजना, वो और टूरिज्म जो मसूरी का है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्लेस तय किया जाए जहाँ पर फ्यूचर में अच्छा सा एक हेलीपोर्ट के रूप में विकसित किए जा सकें। तो उसके लिए हम एक प्राइमरी सर्वे आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ अभी हम ज़मीन देख रहे हैं। 2-3 साइडें अलग अलग देखी हैं, जो भी फिजिबल साइड होगी और उसकी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं शासन को। शासन उस पर निर्णय लेगा कि जो उनके लिए ठीक लैंड होगी, फिर उसको उस पर आगे जाके फिर कार्रवाई की जाएगी, उसको एक्विजिशन वगैरह की कार्रवाई करें। सूरी वहीं हरिद्वार में भी 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बुधवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्या का कहना है कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही हेमंत ने कहा कि जिले के ब्लॉकों में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया गया है। अभी तक 15 साल से ऊपर तक के बच्चों को ही टीकाकरण किया जा रहा था और लेकिन अब सरकार ने 12 साल से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को भी शुरू करने के सीधे तौर पर निर्णय दे दिए हैं। देखिए, आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें हम खास तौर पे जो हमारी महिला कार्यकर्ती हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन में टीकाकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आशा कार्यकर्ती है जिन्होंने कोई भी टीकाकरण कार्यक्रम हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे कोविड टीकाकरण हो, उनको भी हम लोग आज सम्मान देंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है और इसमें जो है कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।